लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि उत्तर प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा। मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने यह आदेश जारी किया है। 1000 रुपए का भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा। तो बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में एक अहम आदेश जारी हुआ है जिसके तहत 1000 रुपए भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा। किनको दिया जाएगा? प्रवासी श्रमिकों को। शैलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश, इससे पहले चाहे मुफ्त राशन देने की बात हो, रेहड़ी पटरी वाले, छोटे दुकानदार या जो सड़क किनारे खोमचे ठेले लगाते हैं उनके मदद की बात हो, और अब प्रवासी मजदूर, ये जो श्रमिक वापस लौटे हैं, उनको भी सरकार भत्ता देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए आदेश जारी किया जा चुका है। कब तक ये भत्ता इनको दिया जाएगा और ये कब तक मिलता रहेगा इनको? आस्था, फिलहाल ये 1 महीने के लिए भत्ता देने की बात कही गई है सरकार की तरफ से, और मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि 15 दिन के अंदर इसको लेकर पूरा डाटा तैयार कर लिया जाए, जिससे सीधे डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खातों में उनके पैसा जो रकम है ये 1000 रुपए की उसको भेजा जा सके। देखिए, इससे पहले जब निर्देश दिए थे, जब बढ़ाया गया था इस कोरोना कर्फ्यू को, तो ये निर्देश दिए गए थे कि जितने भी रेहड़ी पटरी वाले हैं, नाई है, हलवाई है, इस तरह के जो लोग हैं, जो श्रमिक हैं, उनको 1000 रुपये 1 महीने के लिए व्यवस्था की गई थी। लेकिन अब प्रवासी श्रमिकों के लिए एक अलग से निर्देश जो है, आदेश जो है, वो मुख्य सचिव की तरफ से जारी किया गया है। जो विभागीय अपर मुख्य सचिव है, जो मंडलायुक्त हैं, सभी मंडलों के 18 मंडल के जो जिलाधिकारी हैं सभी जिलों के, उन सबको भी दिया है कि वो अपने यहाँ एक डाटा तैयार करें और 15 दिन के अंदर उस डाटा के आधार पर इनके खातों में ये रकम भेज दी जाएगी। तो कुल मिलाकर देखिए, जो कोरोना कर्फ्यू से हालात बने हुए हैं, लोगों के सामने जो रोज़ कमाने खाने वाले हैं, उनके सामने आय के स्रोत बंद हैं, उनके लिए खाने की समस्या है। इसको देखते हुए एक तरफ जहां राशन की व्यवस्था की गई है, वहीं दूसरी ओर ये व्यवस्था की गई है कि उन्हें भरण पोषण भत्ता दिया जा सके। 15 इनके निर्देश है, देखना होगा कितनी जल्दी जो ज़िले के लोग हैं वो इस काम को पूरा करते हैं और तय समय में। फिलहाल क्योंकि मुख्यमंत्री के निर्देश है कि देरी नहीं होनी चाहिए इस काम में, क्योंकि अगर समय पर उनको पैसा नहीं मिला तो ऐसी मदद का क्या फ़ायदा, क्योंकि इस समय कोरोना कर्फ्यू लागू है, इस समय उनको पैसे की ज़रूरत है। तो जितनी जल्दी ये रकम उनके खातों में जाए उतना ही बेहतर होगा उनके लिए। आस्था, चलिए, आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया शैलेश। लेकिन आगे भी हम आपके पास लौटेंगे और खबर पर अपडेट लेंगे। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि लखनऊ से एक अहम खबर, यूपी में संक्रमण के बाद ब्लैक फंगस का जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। हर दिन इसके नए मामले सामने आ रहे हैं। लखनऊ और वाराणसी में ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आए हैं। लखनऊ के किंग जॉर्ज हॉस्पिटल में 40 से ज्यादा मामले ब्लैक फंगस के सामने आए। वाराणसी में ब्लैक फंगस के 30 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। तो कोरोना के साथ साथ अब ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ये मामले देखे जा चुके हैं। लखनऊ और वाराणसी में ही 40 और 30 केस सामने आ चुके हैं ब्लैक फंगस के। अपने आप में बेहद खतरनाक म्यूकोमाइकोसिस ब्लैक फंगस जिसको कहा जा रहा है, उसके मामले हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और अपडेट के लिए हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक तरफ लखनऊ से शैलेश हैं, तो नितिश पांडे वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले रुख वाराणसी का ही करते हैं। नितिश, वाराणसी की बात करें तो यहां पर 30 मामले फिलहाल बताए जा रहे हैं। क्या इंतजाम प्रशासन की तरफ से किया गया है इसके लिए, और क्या दवाइयों या इंजेक्शन की कमी ब्लैक फंगस के लिए तो नहीं है? आस्था, अगर बात करें तो बनारस में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो चिकित्सा की जो टीम है उनको साफ तौर पे ये कह दिया गया है कि कहीं भी किसी तरह के लक्षण मिले तत्काल एक्टिव हो जाएं, इसको पूरी तरह से इलाज के दायरे में रखें। 30 से ज़्यादा मामले आ गए हैं। बीएचयू में इससे पहले एक मौत भी हो चुकी है ब्लैक फंगस से, और इसके बाद अब प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। बाजार में अगर दवाओं की स्थिति की बात करें तो बाजार में आम मेडिकल स्टोर पर इसकी पूरी तरह से कमी देखने को मिल रही है, और जिसको कहीं ना कहीं हम काला बाजारी की आशंका से जोड़कर देख सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में प्रशासन के सामने एक बड़ा चैलेंज भी है कि आखिर आने वाले दिनों में ये बड़ी बीमारी, जिसको कहा जा रहा है कि ये बीमारी अपना पैर पसार सकती है, उस बीमारी से कैसे निपटेगा प्रशासन। और खास तौर पे इस बीमारी के बाद, अगर कहें तो कोरोना के बाद जिस तरह से ब्लैक फंगस की बीमारी सामने आई है, उसमें अगर कालाबाजारी सक्रिय होते हैं तो उन पर प्रशासनिक डंडा कैसे चलेगा, ये देखने वाली बात होगी। आस्था, जी हाँ, बिल्कुल। तो प्रशासन फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के चलते जो दिक्कतें सामने आई, कम से कम अब ये जो नया बड़ा खतरा ब्लैक फंगस का बढ़ता जा रहा है, वो सारे मुद्दे एक बार फिर से दोबारा ना उठने पाए, इसके लिए प्रशासन फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। लखनऊ का रुख करेंगे, शैलेश हमारे साथ है। लखनऊ की क्या स्थिति है और यहाँ पर कितने मामले ब्लैक फंगस के सामने आ चुके हैं और कितने लोगों की इससे मौत हो चुकी है?
आस्था, देखिए अगर हम लखनऊ की बात करते हैं तो अब तक 40 से ज़्यादा, लगभग 50 मामले जो है वो लखनऊ में सामने आ चुके हैं ब्लैक फंगस के। 34 मामले जो है वो तो सिर्फ KGMU में ही है। हालांकि यहाँ पर ये जो मामले हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये लगभग अधिकतर जो मामले हैं ये अन्य जगह से यहाँ पर शिफ्ट किए गए मरीज़ हैं। 34 मामले फिलहाल कल तक की ये रिपोर्ट थी कि KGMU में, जिनमें 4 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम कुल मौतों की बात करें तो राजधानी लखनऊ में 8 मौतें इससे हो चुकी है। लोहिया संस्थान में, सिप्स में, निजी अस्पताल में सबसे ज़्यादा 4 जो है KGMU में। कुल 8 मौत जो हैं अब तक इससे ब्लैक फंगस के चलते हो चुकी हैं। KGMU में 6 लोगों की सर्जरी की गई थी, देखिए इसके लिए, क्योंकि सर्जरी को इसमें सबसे बेहतर कहीं ना कहीं इस समय देखा जा रहा है। ऐसे में जिन 6 लोग की हुई थी उनमें से 4 को नहीं बचाया जा सका। यानी ये साफ जाहिर है कि सारे प्रयासों के बाद भी लोग नहीं बच पा रहे इससे ज़्यादातर। तो समझा जा सकता है कि ब्लैक फंगस अब कितना विकराल रूप लेता हुआ दिख रहा है। शुरू में जिस तरह से 1 केस 2 केस इस तरह आने शुरू हुए और अब ये संख्या 40 को पार कर चुकी, लगभग 50 के आसपास। तो ये अब चिंता का विषय भी बनती जा रही है और इसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से भी निर्देश दिए जा चुके हैं। स्वास्थ्य महकमे को ये बोला गया है कि वो एक पूरी रिपोर्ट एक्सपर्ट कमेटी जो है वो देगी, कैसे इसका इलाज किया जाना है, क्या इसका जो पॉइंट ऑफ लाइन ट्रीटमेंट होगा वो कैसे किया जाएगा, पूरा प्रोटोकॉल। इन चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट भी तलब की है अधिकारियों से और ये कहा है कि जल्द से जल्द एक्सपर्ट जो है इसको लेकर तैयारी करें, अपनी रिपोर्ट दे, किस तरह की व्यवस्था करने की ज़रूरत है अस्पतालों में। जैसे अगर हम बात करें, कोरोना जब आया तो उसके लिए अस्पतालों में अलग व्यवस्था चाहिए थी, अलग वार्ड चाहिए थे, वहाँ पर उसके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था, वेंटिलेटर, ICU की जो व्यवस्था एक चाहिए थी, उसके साथ अब ब्लैक फंगस के लिए भी ये कहा गया है क्या व्यवस्था करने की ज़रूरत है, किस तरह की तैयारी की ज़रूरत है। इसको लेकर साफ निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से भी। स्वास्थ्य महकमा अभी इस पर काम कर रहा है, लेकिन लगातार जिस तेज़ी से कोविड के बाद जो लोग कोविड से उबर चुके हैं उनमें जिस तरह से ब्लैक फंगस के मामले आ रहे हैं, तो एक नई चिंता है निश्चित रूप से कि अभी एक जंग जारी है और ऐसे में एक नई समस्या, बड़ी समस्या सामने आ चुकी है। तो बहरहाल केस पूरे प्रदेश में देखिए सामने आ रहे हैं। जिस तरह से हमारे सहयोगी नीतीश ने भी बताया, वाराणसी में कितनी बड़ी संख्या में आए, कानपुर की बात करें तो प्रदेश के कई ज़िलों से इसको लेकर लगातार केस आ रहे हैं, जिनकी हर पल यहाँ मॉनिटरिंग भी अब की जा रही है और ये देखा जा रहा है उनकी, क्योंकि जो रफ्तार है, अगर हम देखें पिछले 4-5 दिन के अंदर अगर हम देखते हैं, 1 हफ्ते के अंदर अगर हम देखते हैं, तो इनकी रफ्तार आस्था बहुत तेज़ी से बढ़ी है कि किस तरह से 1-2 मामलों से शुरू होने के बाद ये इतनी तेज़ी के साथ ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। तो देखना होगा कैसे अब इस जंग को जीता जाता है कोविड के साथ साथ, क्योंकि कोविड भी अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में कोविड के साथ साथ इस जंग को कैसे जीता जाता है ये देखना होगा, आगे क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। और आज जब टीम 9 की बैठक होगी तो उसमें भी मुख्यमंत्री जो है वो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ ब्लैक फंगस को लेकर भी बात करेंगे और इसकी क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी, इस पर भी कुछ ना कुछ खुलासा होगा। आप दोनों नजर बनाए रखिए, नीतीश और शैलेश। फिलहाल जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया।